हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4G के बारे में। दोस्तों ये द्विघात समीकरण का लास्ट एक्सरसाइज चलने वाला है जो कि इम्पॉर्टेंट है और मिसलिनियस है, मतलब इसमें सभी कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप पिछला वीडियो देख के ही आ रहे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि द्विघात समीकरण का अनुप्रयोग, मतलब द्विघात समीकरण का उपयोग कैसे करते हैं उसको हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें बारी है अपने सारे कॉन्सेप्ट को एक ही लेक्चर में इस पूरे एक्सरसाइज में आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो प्रश्नावली 4G द्विघात समीकरण का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन बड़े बड़े भी मिलेंगे। तो छोटे क्वेश्चन आपके छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, बड़े क्वेश्चन आपके बड़े कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ax² + bx + c = 0 के मूलों का योग ज्ञात करना है। दोस्तों ठीक है, आपको समीकरण दिया है, उसका हमें रूट्स फाइंड करना है। दोस्तों हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर जब पढ़ रहे थे, बहुपद चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने सीखा था कि योग क्या होता है, -x का गुणांक / x² का गुणांक। तो यहाँ पे x क्या है आपका b है, यहाँ पे x क्या है आपका b है, और x² का गुणांक क्या है a है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस आपका पूरा माइनस वाला है, x का गुणांक बताइए क्या है b, और x² गुणांक क्या है a है। तो इसके जो मूलों का योग हो जाएगा आपका -b/a हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि x² - x - 1 = 0 के विविधकर ज्ञात करिए। विविधकर का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। विविधकर का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² = 4ac होता है। ठीक है, सभी आप लोग जानते होंगे। तो मेरे भाई यहाँ से जब आप d कैलकुलेट करोगे तो d क्या हो जाएगा, b बताइए यहाँ पे क्या होगा। b आपका x का गुणांक होता है, c आपका कांस्टेंट होता है, a आपका होता है x² गुणांक। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए, a आपका क्या है, a आपका है 1, b है आपका -1 और c है आपका -1। ठीक है, ये है आपका। अब यहाँ पे मेरे भाई फार्मूला होता है b² - 4ac। तो b² मतलब -1 का स्क्वायर, अब 4 इंटू a आपका क्या है 1 और c क्या है आपका -1। तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस ये प्लस 4 = 5। अतः आपका जो विविधकर निकल के आया है d बराबर कितना निकल के आया है, 5 निकल के आया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर है आपका मेरे भाई 5 है। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट इसी में रिवाइज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना चीज़ें कैसे हो रही है। तो इसका देखिए क्या है कि समीकरण x² - 25 को कहते हैं। भाई जब हम लोग स्टार्ट में द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे तो द्विघात समीकरण के प्रकार को भी डिस्कस किए थे वहाँ पे, कि मिश्रित द्विघात समीकरण क्या होता है, मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, शुद्ध क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो x है ये भी पूर्ण वर्ग है और 25 जो है ये भी पूर्ण वर्ग है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि 25 भी किसी संख्या का वर्ग है और x जो यहाँ पे है यह भी किसी संख्या का वर्ग है। तो दोस्तों आपके समीकरण में अगर दो नंबर किसी संख्या के वर्ग रहे, मतलब पूर्ण वर्ग में रहे, तो उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। उसे क्या बोलते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो आपका x² - 25 = 0 क्या हो जाएगा, शुद्ध द्विघात समीकरण हो जाएगा। शुद्ध द्विघात समीकरण, ठीक है, क्या हो जाएगा, शुद्ध द्विघात समीकरण हो जाएगा। ये हो गया। ओके, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या है, जो कि बहुत आसान है। आपको डिस्कस करते जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपको बता देंगे। दो संख्याओं का योगफल 7 है तथा गुणनफल 12 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। मेरे भाई दो नंबर है, उनका जो सम है कितना है, मतलब मान लेते हैं कि हमारी जो नंबर है x + y बराबर कितना है, 7 है, और इनका जो गुणनफल कितना है xy है बराबर 12। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि अपने x का मान फाइंड करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 12 - y आ जाएगा। अरे भाई y प्लस है, उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इस समीकरण में हम रख देंगे x बराबर क्या, 12 - y = y बराबर 12। यहाँ से 12y - y² बराबर 12। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, इस द्विघात समीकरण में आप y का मान निकाल लेंगे, y का मान निकाल के इस समीकरण में रख देंगे तो आपका x का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जब पढ़ रहे थे, मतलब चैप्टर नंबर 3 आप पढ़ रहे थे, तो ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। ठीक है, यहाँ पे आ गया है तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, तो आप इसको समझ के इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप मुझे आपको बताने में कोई समस्या नहीं हो रही होगी और आप समझने में भी कोई समस्या नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया।
5वां क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x² - 6x - 16 के मूलों का योग है। भाई मूलों का योग कैसे निकालते हो? -b/a से। तो -b आपका क्या हो जाएगा बताइए? -b मतलब -6, ये आपका क्या हो जाएगा 1, तो माइनस माइनस प्लस मतलब 6 आ जाएगा। तो दोनों रूट्स का जो सम है, योग है, मूलों का योग है कितना है आपका? 6 है। आप फार्मूला यही लगाएंगे, -x का गुणन बटा के x² का गुणन, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। छठवां क्या है कि द्विघात समीकरण जिसके मूल 5, 4 है होगा। ठीक है भाई, आपको क्या बताना है, क्वेश्चन को समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 6x - 16 बराबर, अच्छा ये तो हो गया है, ये है छठवां। द्विघात समीकरण जिसके मूल, आपके मूल दे दिए हैं 5 और 4 है, तो होगा। आपको द्विघात समीकरण बताना है मेरे भाई। बहुपद चैप्टर अगर आप पढ़े हैं तो वहाँ से एक चीज़ बताया गया था कि आपको जब समीकरण बनाना हो या बहुपद बनाना हो तो उसका फार्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको बताया गया है। ये आपके बहुपद में होता था लेकिन समीकरण में भी यही होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब है ये दोनों का योग, तो हो जाएगा x² - 5 + 4, यहाँ पे देखिए x रहता है, x प्लस अल्फा कितना है आपका 4, बीटा कितना है 4, 5 और 4, तो x² - 5 4 9x प्लस 20 बराबर 0। तो आपके क्या हो गए? x² - 9x प्लस 20 बराबर 0। यही आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है मेरे भाई। फार्मूला यही होता है कि x² माइनस प्लस अल्फा बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये आपका फार्मूला होता है अगर आप बहुपद चैप्टर, पॉलिनोमियल चैप्टर को अच्छे से कवर करके आए हैं तब। अगर नहीं कवर किया तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है वहाँ से, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक मार्क्स के आ सकते हैं, 1 मार्क्स के, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये वाला मेरे भाई क्वेश्चन देखो 7वां, समीकरण 3x² - 48 बराबर 0 के मूल होंगे। अब भाई मूल निकालना है इसका, तो क्या करेंगे? 3x² - 48 बराबर 0, 48 को उधर कर दो, ठीक है, 3 से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा? x² माइनस कितना हो जाएगा? 16 बराबर 0। अब इसका फैक्टर करोगे तो x + 4 और x - 4 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा? -4 और x का मान आ जाएगा 4। अतः इसके मूल क्या होंगे? 4 और -4 होंगे। ठीक है, देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है ना। तो 7वां भी हो गया आपका। 8वां क्या है? समीकरण x² + 4x बराबर के मूल होंगे। भाई सेम क्वेश्चन है, आप समझ रहे हैं ना, कर लीजिएगा, इसको बताने की ज़रूरत नहीं। कैसे करना है? x कॉमन ले लो पहले, यहाँ से क्या कॉमन ले लो? x कॉमन ले लो। जब x आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा बताइए? अरे भाई यहाँ से जब x कॉमन ले लोगे तो बचेगा x + 4 बराबर 0। दोनों जगह x है तो x बाहर निकाल लो। अब यहाँ से दो संख्याओं का गुणनफल 0 होता है, तो पहली संख्या 0 होगी और दूसरी संख्या भी आपकी क्या होगी? 0। तो यहाँ से x की मान क्या आ गई? -4। तो x बराबर 0 और x बराबर -4 आपके इस समीकरण का क्या है? मूल होगा। समझ में आ रहा है? देखिए भाई छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो रहा है। तो आई होप आपको भी समझ में आ रहा है, क्योंकि आप अगर पूरा वीडियो देखे हुए हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हुए हैं, तो इस सब को समझने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है मेरे भाई, तो पढ़ते रहिए और वीडियो पसंद आए तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए या तो शेयर कर दीजिए, आपका जैसी इच्छा। ठीक है, लेकिन बने रहेंगे तो ज़रूर सीखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं कुछ पल्ले पड़ेगा, कुछ तो कुछ सीख के जाएंगे ही। हाँ, चलिए आगे ये क्वेश्चन नंबर 9, ax² + bx + c बराबर 0 के मूल बराबर होते हैं यदि। अब मेरे भाई किसी भी द्विघात समीकरण का मूल कब बराबर होता है आप बताइए ज़रा। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कब इक्वल होते हैं? कब आपके द्विघात समीकरण के रूट्स बराबर होते हैं? कब आपके द्विघात समीकरण के रूट्स काल्पनिक होते हैं? कब द्विघात समीकरण के रूट्स आपके रियल नंबर्स होते हैं, परिमेय होते हैं, अपरिमेय होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कब बराबर होते हैं। तो मेरे भाई बराबर के केस में आपको बताए थे कि b² - 4ac की जो वैल्यू होगी 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या है? बराबर के केस में है। ठीक है, तो बराबर जब आपके रूट्स बराबर होते हैं तो ये वाला कंडीशन अप्लाई होता है, ये कंडीशन आता है। यहाँ से दोस्तों 4ac को क्या कर दो? बाहर कर दो। तो b² बराबर, बाहर का मतलब इक्वल के उस साइड, तो 4ac हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि b आपको फाइंड करना है, तो आपको ऑप्शन में ऐसे करके दिया है। ठीक है,
ऑप्शन के थ्रू कंडीशन तो यही होता है, अगर ऑप्शन में दिया तो ओके, नहीं दिया तो यहाँ तक आइए। 4 को बाहर निकालिए तो बी बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू AC हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कंडीशन में आपको ऑप्शन यही दिया है। ठीक है, होता है यही, लेकिन इसको सॉल्व करके यहाँ तक आ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी आप कर लिए हैं। समीकरण x/8 बराबर 8/x के मूल होंगे। मेरे भाई इस समीकरण के क्या मूल होंगे बताइए, इसको अरेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, समीकरण क्या लिखा है x/8 बराबर 8/x के मूल क्या होंगे, मूल होंगे। कैसे मूल निकालेंगे, पहले इसको चेंज करो आप लोग, क्या करो चेंज करो। कैसे चेंज करोगे ध्यान दो, x²/8 प्लस बराबर है यहाँ पे बराबर 8/x, यहाँ पे x/8 है तो x का x में मल्टीप्लाई करोगे x², 8 का 8 में करोगे 64 की साइड करोगे, या x की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से प्लस माइनस 8 आ जाएंगे। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसके जो मूल होंगे +8 और -8 होंगे। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? जी हाँ। समीकरण 2x² - 5x + 4 बराबर 0 के मूल हैं। अरे सब में मूल पूछा है तो निकाल नहीं लोगे सीधाचार लगा के, बताओ सीधाचार क्या होता है, x बराबर -b + √b² - 4ac / 2a, सब कुछ दिया, निकाल लेंगे। आइए 12वां, समीकरण के मूलों के चिन्ह होंगे। देखो भाई इसका हमें मूलों का चिन्ह पूछा है, चिन्ह का मतलब समझ रहे हैं, x की क्या मान आएगी वहाँ पे हमें डिसाइड करना है। तो चलो इसको मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझने वाली बात है और कुछ है नहीं इसमें। क्या है क्वेश्चन आपका, 2x² + 5x + 3 बराबर 0, ये आपका क्वेश्चन है। अभी हमें इसका क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो मूल का फार्मूला होता है ये आपका। ठीक है, आई होप आपको ये याद होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, -b मतलब -5, b² मतलब 25, 4ac, a आपका 2 है, c क्या है 3 है, बटा के 2a हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -5 + -25, 4 दूनी 8 त्रिक 24, तो 25 में 24 जाएगा एक वर्गमूल 1 बटा के 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो x की वैल्यू कैसे निकालोगे। ठीक है, ऊपर का मैं अरेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक x की वैल्यू हो जाएगी -5 + 1 बराबर बटा के 2, एक x की वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक है, तो यहाँ से 5 में से घटाएंगे 4 को 2 से भाग देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अब -5 एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, -5 -1 6 हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3। तो भैया यहाँ पे दोनों x आपका ऋणात्मक है। ठीक है, यहाँ पे दोनों आपका x क्या है, ऋणात्मक है। कहने का तात्पर्य है कि इनका जो चिन्ह होगा ऋणात्मक चिन्ह होगा और यह ऋणात्मक चिन्ह को शो कर रहा है। ठीक है, तो आपको चिन्ह ही पूछा था तो ये हो गया। तो इसको आप एरेज मैं कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए इतना तगड़ा बताया गया है, मतलब थोड़ा जल्दीबाजी का मतलब ये कि आप इस सारे क्वेश्चन को समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। प्रश्नावली 4G का लास्ट एक्सरसाइज चल रहा है आपको। ठीक है, द्विघात समीकरण आपका खत्म होने वाला है, चैप्टर फिनिश होने वाला है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग AP पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वहाँ पे काफ़ी अच्छा चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है और क्वेश्चन बनते भी हैं वहाँ से अच्छे। समझ में आ रहा है? चलिए देखते रहिए आप वीडियो को, स्किप मत किया करिए, स्किप करेंगे तो आपका ही घाटा है। घाटा ये है कि बस आगे पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए, एग्ज़ाम में आ जाए आपको, इसलिए देखिए तो पूरा देखिए। हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि एक द्विघात समीकरण का विविधीकर +3 है। आपको यहाँ पे d का वैल्यू क्या दिया है, +3 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका, वहाँ पे हमें d की वैल्यू क्या दिया है, +3 दिया है। मेरे भाई जब d की वैल्यू क्या दिया है, +3 दिया है, तो पूछ रहा है समीकरण के दोनों मूल होंगे। अब बताओ d की वैल्यू आपकी +3 आ गई तो समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे। d आपका क्या है, >0 है। क्या है, >0 है। जब >0 है और 3 आपका पूर्ण वर्ग भी नहीं है, तो इसका मतलब आपके ऑप्शन के अनुसार वास्तविक होगा और असमान होगा। ठीक है मेरे भाई, वास्तविक होगा और असमान होगा। देखिए कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन होता था कि d आपका क्या हो जाए, >0 हो जाए, और जो d है पूर्ण वर्ग न रहे, मतलब डिस्क्रिमिनेंट विविधकर जो निकाले हैं पूर्ण वर्ग न रहे।
तो जब पूर्णवर्ग नहीं है तो उसमें जो आपके कंडीशन आते हैं, रूट्स आते हैं, असमान होते हैं और रियल होते हैं। अगर यही जैसे यहाँ पे पूर्णवर्ग आ जाए, मतलब पूर्णवर्ग का मतलब होता है 4, 16, 25 ऐसे करके है, तो वहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, रूट्स आपके समान हो जाएंगे, ठीक है। और रियल तो होंगे लेकिन समान होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। 14 है समीकरण x माइनस एक्स कोष्टक x-3 के मूल होंगे, कर लेंगे। समीकरण 4x² माइनस 12x+3 के मूल होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक और बराबर शून्य कैसे होंगे, सब कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, बस नोट कर लीजिए और आगे क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बाकी सब इस प्रश्नावली में देखिए कुछ क्वेश्चन आसान है, कुछ क्वेश्चन थोड़े समझने लायक है। तो कह रहा है कि चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ, एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग 5/4 है और अंतर कितना है भाई, 1/4 है। तो समीकरण ज्ञात करना है आपको। देखो हमें मूलों का योग दे दिया है और उसका अंतर दे दिया है, ठीक है। मूलों का योग का मतलब आपको क्या दिया है, x प्लस वाई। मान लेते हैं आपके पास दो मूल है, एक x है एक y है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 5/4 और अंतर कितना दिया है, 1/4, ठीक है भाई। आप मान लीजिए कि मूल x है और y है, मान लीजिए, और यहाँ पे क्या है, इनका जो अंतर है 1/4 है और योग कितना है, 5/4। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बन गया, सॉल्व कर लोगे यहाँ से। दो समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे हल किया जाता है, बस वहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, y में रख देना, x और y का मान मिल जाएगा। और जब x और y का मान मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपको फार्मूला लगाना है x² माइनस अल्फा, यहाँ पे x हमने माना है ना, तो x प्लस वाई एक्स, यहाँ पे मान लीजिए आप, देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप, ये आप मान लीजिए अल्फ़ा और x प्लस वाई, ठीक है, बराबर जी। अल्फ़ा आपका कोई ये है वेरिएबल है, ठीक है, अल्फ़ा आपका क्या है, वेरिएबल है, और एक्स वाई आपका क्या है, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे ट्रीट करिए। तो ये क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन बताने लायक है लेकिन अब भी कुछ प्रयास करेंगे। उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसके मूल -3 और -1 है, ठीक है। अरे भाई मूल दे दिया है -3, तो मतलब ये अल्फ़ा ये बीटा है, यही फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला लगेगा। बस यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे x² और यहाँ पे x, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। तो मेरे भाई ये भी आप क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, कोई समस्या है बताइए। देखिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो समस्या नहीं होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को तो उड़ा देंगे आप, अगर आप प्रयास कर रहे हैं करने को तो ऐसे क्वेश्चन तो हो चुके हैं। इसलिए मेरे भाई थोड़ा मेहनत, थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा सोच, ये सब इंक्रीज करिए, बढ़ाइए। आइए 3x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0, फाइंड डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपको पता करना है और मूलों का लक्षण पता करना है। तो मेरे भाई इसको चलिए हम स्टार्टिंग से बता देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ करना है। करने का मतलब है हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड करना है और मूलों के लक्षण बताएं। तो डी क्या होता है आपका, b² माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो ये होता है फार्मूला। अब यहाँ से b आपका क्या है, -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपका क्या है 3 और सी क्या है आपका 5 है। तो -7 का जब स्क्वायर करोगे आप तो क्या हो जाएगा बताओ, 49 हो जाएगा, माइनस 4 3 12 12 5 60। तो यहाँ से 60 में से ये घटा दो तो -11 आ रहा है, कि जो कि 0 से आपका क्या है, छोटा है मेरे भाई। अब डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविधकर अगर आपका 0 से छोटा रहता है तो उस केस में आपके मूल क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे मेरे भाई, काल्पनिक होंगे, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में दिया है। आपका प्रॉब्लम यही पूछा था कि फाइंड डी, तो हमने डी पता कर लिया और लक्षण बताना है, मतलब बताना है कि रियल है, वास्तविक है, क्या है, कैसे, क्यों। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 होने वाला है वो 15 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 मेरे भाई, सॉरी आई एम वेरी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20 आपका होने वाला है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद उसकी आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है,
तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों, आयु से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन थे उसको हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। आयु से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन थे उसको मैंने अच्छे ढंग से आपको करा चुके हैं। अगर आप पुराना वीडियो देख रहे हैं, मेरा पिछले वीडियो देखें तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या है कि वर्तमान आयु पूछा है आपका। चलिए इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो मान लेते हैं, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष मान लीजिए, ठीक है। क्या मान लीजिए? x वर्ष मान लीजिए। फिर आगे क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है बताइए? पूर्व का मतलब होता है पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगी बताइए? रहमान की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 3 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। पूर्व मतलब होता है कि वर्तमान में से घटाओगे तभी तो पूर्व आएगा। अब 3 वर्ष क्या बच्चा बोला है मेरे भाई? देखो ध्यान से देखो, यहाँ तक तो हो गया। अब से 5 वर्ष बाद, चलो निकाल लो। 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितनी हो जाएगी? बाद जब कहता है तो हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, ठीक है। बाद जब कहता है तो हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अब हमको क्या दिया है? अब अच्छे से पढ़िए। कह रहा है कि 3 वर्ष उस रहमान की आयु का व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो रहमान की जो 3 वर्ष पहले उसकी जो एज थी उसके व्युत्क्रम और उसके 5 वर्ष बाद उसकी व्युत्क्रम का जो योग है 1/3 है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको प्रश्न के अनुसार क्या दिया है कि जो आप उसका 3 वर्ष पहले का आयु का व्युत्क्रम और प्लस उसके 5 वर्ष आयु का व्युत्क्रम बाद आयु का व्युत्क्रम कितना है? 1/3 के बराबर है। तो आपको ये दिया है, इसको सॉल्व करिए। x + 5 का 1 में गुणा करेंगे x + 5 आ जाएगा। x - 3 का 1 में करेंगे x - 3 आ जाएगा, बटा के x - 3 इंटू x + 5 बराबर 1/3, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से देखो x 2x हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे 2x - 5 में से 3 जाएगा 2, तो यहाँ पे +2 बटा के x का x में गुणा करो कितना हो जाएगा? x²। x का 5 में करोगे कितना हो जाएगा? 5x -3 का x में करोगे -3x -3 का 5 में करोगे -15 बराबर 1/3। 3 का यहाँ पे कर दो गुणा और 1 का यहाँ पे, तो हो जाएगा क्या? 3 दूनी 6x + 6, 5 में से 3 जाएगा 2 आ जाएगा और 2 इधर चला जाएगा तो x² + 2x - 15, ठीक है। ये सारे चीज़ पॉजिटिव है, इस साइड आएगा नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि x² + 2x - 15 -6x - 6 बराबर 0। मेरे भाई 2x और 6x घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा? -4x और 15 6 कितना हो जाएगा? 21 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? समीकरण बन गया। ये आपका क्या बन गया मेरे भाई? समीकरण बन गया। अब आपको क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जब आप इस द्विघाती समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व होगा ध्यान दीजिएगा। अब इसको जब ब्रेक करोगे x² - 7 - 3 x - 21 बराबर 0, इसका गुणनखंड हम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं बताने जा रहे हैं कि गुणनखंड कैसे होता है, क्योंकि ये सब सारा चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। आप सीधे-धारा भी लगा सकते हो, लेकिन हम गुणनखंड से बता रहे हैं। तो x² - 7x + 3x - 21 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x - 7, मतलब कॉमन ले लीजिएगा और 3 कॉमन लेंगे तो x - 7। कहने का मतलब है मेरे भाई देखो क्या आ रहा है? जगह ही नहीं है। पहला क्वेश्चन इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, तो ये हो गया। अब यहाँ से देखो भाई कॉमन क्या है? x - 7 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x + 3 बराबर 0। यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे 7 आ जाएगा और -3 आ जाएगा। -3 को तो लेना ही नहीं है, तो आपकी जो x की फाइनल वैल्यू क्या है? 7। और आपने x क्या माना था? रहमान की वर्तमान आयु। तो अतः रहमान की जो वर्तमान आयु कितनी है? आपकी 7 है, ठीक है। ये आपका पूरा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 20 का। मेरे भाई इसको नोट कर लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम हटा रहे हैं अब।
स्पेस की कमी है थोड़ा, इसलिए हम क्वेश्चन को इरेज कर दे रहे हैं। आप हो सके तो वीडियो को रोज रोक करके पॉज करके अपने उत्तर को नोट कर लीजिए, ताकि बाद में समझने में कोई परेशानी ना रहे। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं अब। क्या बच्चा मतलब ये थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते आदत पड़ गई है, बच्चा भाई बालक ये सब मैं बोलता रहता हूँ, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भैया एक रेलगाड़ी है, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान का मतलब होता है यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है उसकी, यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड दिया नहीं है, और डिस्टेंस कितना दिया है 360 किलोमीटर दिया है। ठीक है, अगर वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार बढ़ा दे रही है तो उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है। रेलगाड़ी की चाल बताइए, हमें अपनी ट्रेन की क्या बतानी, स्पीड। तो भैया जो पूछा जाता है पहले उसी को मान लो। ठीक है, तो माना रेलगाड़ी की चाल कितना, x किमी प्रति घंटा। आप ऐसा मान लिए कि रेलगाड़ी की जो चाल है x किमी प्रति घंटा है, आप ऐसा मान लीजिए। ठीक है, अब मेरे भाई मान लिए हो दूरी भी आपको कितना दिया है, दूरी आपको दिया है 360 किलोमीटर। ठीक है, 360 किमी। अब बता दो मेरे भाई, आपको यहाँ से चाल दिया है, दूरी दिया है, तो समय कितना हो जाएगा, समय आपका हो जाएगा दूरी बटा के चाल। तो दूरी कितना है आपका 360 और चाल कितना है आपका x, घंटा हो जाएगा। ठीक है, जब चाल 5 किलोमीटर बढ़ जा रही है, अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, जब चाल 5 किमी प्रति घंटा बढ़ जा रही है तो लगा समय। मेरे भैया जब चाल आपकी बढ़ जा रही है तो कितना समय लगेगा, दूरी 360, पहले चाल कितनी थी x थी, अब बढ़ के x + 5 हो गई, तो दूरी बटा स्पीड, तो ये आपका समय निकल गया। लेकिन प्रश्नानुसार आपको क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नानुसार कह रहा है कि पहले चाल ज़्यादा थी, पहले चाल क्या थी, यहाँ पे देखो ये है, पहले चाल x थी, बाद में बढ़ के कितना हो गई x + 5 हो गई। ठीक है, तो उस दौरान उस यात्रा में घंटा कम लगता है, कितना, 1 घंटा। मेरे भाई जब स्पीड कम रहेगा तो आपके समय ज़्यादा लगेंगे, जब आपकी स्पीड मतलब कम रहेगा तो क्या समय ज़्यादा लगेंगे। तो कहने का मतलब ज़्यादा समय किसका हो सकता है बताइए, ज़्यादा समय आपका इसका होगा, क्योंकि इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो हम घटाएंगे कैसे, 360 बट्टा के x माइनस 360 बट्टा x + 5 बराबर a। ये चीज़ कहाँ से आया है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। स्पीड आपकी पहले x थी, बाद में x + 5 हो गई। मेरे भाई जब स्पीड आपकी x थी तो समय ज़्यादा लगेगा ना, अब स्पीड आपकी ज़्यादा बढ़ा दोगे, ज़्यादा रफ्तार से जाओगे तो वहाँ पे क्या होगी, आपकी समय कम लगेगी, इसलिए बड़ा में से छोटा घटा के 1 के बराबर कर दिए। अब ये चीज़ तो आप कर ही लोगे ना, इक्वेशन बनाइएगा तो यहाँ से द्विघात समीकरण बन जाएगा आपका। ठीक है, ये सब सारे कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं, कैसे करेंगे, x + 5 का गुणा 360 में, x का गुणा 360 में, दोनों का मल्टीप्लाई करके एक साइड कर दीजिएगा। थोड़ा सा पेन चलाएंगे तो हो जाएगा, मैं इसलिए थोड़ा सा ये बता दिया कि आपको पूरा समझने में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 22 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, आपको समझने के लायक है ये क्वेश्चन। देखिए इसका पूरा सॉल्यूशन समझिएगा। पहले दिया क्या है, कह रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। ठीक है, मतलब चलिए यहाँ पे दे दिया है 2 पानी के नल है, आपको हौज को भरना है। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी क्या है, हौज है मेरे भाई, ये हौज है, 2 यहाँ पे पानी के ऐसे नल लगे हुए हैं, अपना गिर रहा है। तो मेरे भाई जब पानी इसमें गिर रहा है तो दोनों एक साथ हौज को कितने समय में भर रहे हैं, 9 सही 3/8, 9 8 72, 3 जोड़ेंगे 75/8 घंटे में उसको एक साथ भर दे रहे हैं। मतलब जब दोनों नल चालू हैं तो 75/8 घंटे में सॉल्व उसको फुल कर दे रहे हैं, हम भर दे रहे हैं। 9 8 72 3 75 ऐसे लिखे हैं। ठीक है,
आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। अरे भाई, जिसका मुंह बड़ा है तो समय कम लेगा, फटाफट फटाफट पानी निकलेगा, और जो छोटा वाला तो टुल 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 पानी धीरे धीरे आएगा ही। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना भावनाओं को। हाँ, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में जो समय लग रहा है उसको ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए, हमें 7 का समय दिया है और एक 7 का नहीं दिया, अलग अलग हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि माना छोटे व्यास वाले नल को भरने में लगा समय कितना समय लगा भैया, x घंटा। ठीक है, तो x घंटा लग गया, तो 1 घंटे में लगा समय, 1 घंटे में लगा समय टोटल भैया इतना है, तो 1 घंटे में लगा कितना समय, 1/x भाग हो जाएगा। मतलब टंकी को भरने में 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x भाग भरेगा। ठीक है, इतना ही तो भरेगा। अब बड़ा वाला क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, बड़े व्यास वाला नल 10 घंटे कम समय लेते हैं, 10 घंटे समय कम लेते हैं कहने का मतलब, तो यहाँ पे लिखेंगे बड़े व्यास वाले नल से भरने में लगा समय भैया 10 कम है, किससे 10 कम है, x से, तो x माइनस 10 हो जाएगा। 1 घंटे में लगा समय कितना हो जाएगा, 1 घंटे में लगा समय, 1 घंटे में समय लगा हो जाएगा इसका, और रेसिप्रोकल x माइनस 10 भाग। ठीक है, देखिए ये चीज़ समझने वाली बात है कि क्योंकि यहाँ पे जो बड़का हौज है आपका बड़ा वाला, वो जाहिर सी बात है समय कम लेगा भाई, जब बड़ा मुंह है तो फटाफट फटाफट पानी निकलेगा वहाँ से, बड़ा आपका पाइप है। लेकिन छोटे वाले नल से तो टुल टुल आएगा, धीरे धीरे कम आएगा। तो ये हो गया। अब दोनों एक साथ समय कितना ले रहे हैं, 75/8 घंटा। दोनों एक साथ कितना समय ले रहे हैं भाई, दोनों एक साथ भरने में लगा समय, दोनों नल को एक साथ भरने में लगा समय। ठीक है, एक साथ कितना समय लग रहा है, 75/8 घंटा लग रहा है। देख लीजिए भाई, 75/8 यहाँ पहली लाइन में आपको गिवन है। तो दोनों को एक साथ भरने में लगा समय 75/8 घंटों में लोग भर दे रहे हैं। भैया 1 घंटे में कितना भरेंगे दोनों लोग, ये बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1 घंटे में दोनों नल को भरने में लगा समय क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/75/8 मतलब 8/75 घंटा लग जाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा, घंटा। तो ये तो समय लग गया आपका। देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि छोटा जो व्यास है भैया, समय क्या करेगा, ज़्यादा लेगा, बड़ा वाला कम समय लेगा। 1 घंटे का निकाल लिए हैं, दोनों एक साथ कितना समय ले रहे हैं, इतना, तो 1 घंटे में इतना लेंगे मेरे भाई। अब हमें क्या करना है कि इनका अलग अलग कितना भर रहा है, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार कितना, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर 8/75। जब दोनों अलग अलग भर रहे हैं तो इतना समय लग रहा है, 8/75। अब यहाँ से कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सारा एरेज कर दे रहे हैं, आप इसको समझ लीजिए। तो मेरे भाई ये चीज़ तो हो गया है। अब हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहीं से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा कैसे होगा भाई, 1/x। अब देखो x माइनस 10 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा x माइनस 10 और प्लस x बटा के x² माइनस 10x बराबर 8/75 हो जाएगा। ठीक है, x यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x माइनस 10 और x² माइनस 10x बराबर 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 75 दूनी 150x और 750 बराबर 8x², 8×7 = 56x। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको साइड कर दीजिए, तो 8x² माइनस 560x माइनस 150x माइनस 750 बराबर 0।
भैया इसको घटा दीजिए, 8x², 0 में से 0, 6 में से 5 गया 1, 5 में से गया 4। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, समीकरण बन गया। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व किए हैं इस नीचे वाले इक्वेशन को, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ बन के आ गया। भाई देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन अपना देखते चले जाइएगा, तरीका सेम है। आप इसको जब सॉल्व करोगे सीधराचार के फार्मूले से, तो यक्स का मान आएगा। जो यक्स का मान आएगा वो आपका छोटा वाला टैंक उतना समय लेगा भरने में, और x-10 कर देंगे, मतलब उसमें से 10 घटा देंगे तो बड़ा वाला समय लेगा। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप प्रयास करिएगा इसके आगे। बाकी सारा जो मेथड था, जो कॉन्सेप्ट था, जो इसका निचोड़ था, समझने वाली बात मैंने यहाँ पे डिलीवर कर दिया है। अब यहाँ से आपका काम है एक्स का मान निकालना और अपने आंसर को लाना। ठीक है, बाकी समझ ही गए हैं क्या करना है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। भाई ए हो गया। ठीक है, देखिए 23वां फिर से एक बार समझ लीजिए। कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किमी यात्रा तय करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से घंटा समय कम लेती है। जाहिर सी बात है भाई, एक्सप्रेस गाड़ी है, सवारी गाड़ी से घंटा समय कम लेगी। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किमी घंटा ज़्यादा हो जाए। तो भाई इस क्वेश्चन में देखिए हमने क्या किया है, पहले सवारी गाड़ी की औसत चाल मान लिया एक्स। तो सवारी गाड़ी को 132, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पूरा डिस्टेंस आपको कितना दिया है, पूरा जो डिस्टेंस आपको दिया है 132 दिया है। तो भाई 132 डिस्टेंस दिया है और आपकी चाल क्या है, स्पीड इतना एक्स है, तो कितना समय हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 132 बटा एक्स घंटा लगेगा। लेकिन जब एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी है, एक्स प्लस 11, यहाँ पे क्यों, क्योंकि 11 किमी घंटा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स प्लस 11, तो समय आपका ये हो जाएगा। अब इसको ज़्यादा समय लग रहा है, इसको कम समय लगा क्योंकि ये एक्सप्रेस है। दोनों इक्वेशन को भाई सॉल्व करिए और इक्वेशन आपका ये बन के चला जाएगा। यहाँ से मेरे भाई आप अपने एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा श्रीधराचार्य से। कैसे, श्रीधराचार्य से। ठीक है, श्रीधराचार्य से आप इसको फाइंड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जब श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है ज़रा बता दीजिए। तो होता है एक्स बराबर -b प्लस -b² -4ac/2 है। तो ये फार्मूला होता है, यहाँ से आप अपने एक्स को फाइंड कर लीजिएगा, या गुणनखंड विधि से, जैसे भी आपको लगे। तो दोस्तों, ओवरऑल प्रश्नावली 4G आपका फिनिश होता है। एक क्वेश्चन इसमें और है, मैं उसको ऐसे ही बता दे रहा हूँ क्योंकि अब बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपके प्रश्नावली 4 का यहाँ पे रह जा रहा है। चलिए, डॉक्टर मनोहरी बुक में आप देखेंगे पेज नंबर 111 पे तो है। क्वेश्चन क्या है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर कितना हो जाए, 7 मीटर हो जाए। क्या ऐसी करना संभव है? यदि है तो फाटकों में कितनी दूरिया का खंभा गाड़ना है? मेरे भाई ध्यान दीजिए, इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ और आपको क्वेश्चन नंबर लास्ट समझा दे रहा हूँ। अब उसको प्रयास करिएगा, समीकरण बनाना है। ठीक है, तो इसको मैं हटा दूँ या हटाऊँ नहीं, तो यहीं पे समझ लीजिए। समझना क्या है कि आपको एक दिया है, ये क्या दिया है, एक वृत्ताकार पार्क है, एक क्या है, वृत्ताकार पार्क है। ठीक है, आपको एक वृत्ताकार सर्कुलर पार्क ऐसे दिया है और आपको क्या, एक फाटक लगाना है यहाँ से ऐसे। ठीक है, आपको क्या लगाना है, फाटक। ये आपका गेट ए है, ये आपका क्या है, बी है, और इसको मान लीजिए सी। जो यहाँ से फाटक है वो फाटक कितना है मेरे भाई, 13 मीटर व्यास। तो व्यास इसका कितना दिया है, 13 मीटर दिया है। तो ये जो कर्ण हो जाएगा 13 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और दोनों बिंदुओं पे जो उनकी दूरी है ए और बी, ठीक है, आप इसको ए माने हैं तो इसको सी मान लीजिए, ए और इसको बी मान लीजिए। ए बी की जो बीच की दूरी है कितना है मेरे भाई, डिफरेंस कितना है, 7 मीटर है। कितना है, 7 मीटर है। तो आपको क्या पता करना है कि खंभा कितनी दूरी पर गाड़े, कि दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर होना चाहिए, इनके बीच का डिस्टेंस दिया, मतलब x-7 दिया। अगर आपका x ही है तो ये कितना हो जाएगा, x-7 हो जाएगा। ठीक है, आपका अगर आधार x है तो लंब आपका कितना हो जाएगा, x-7 हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं का अंतर आपको दिया है ना, इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपका कर्ण दे दिया है, आधार दे दिया है, ये पाइथागोरस जब आप अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग इसमें कर चुके हैं। तो दोस्तों, आपका ओवरऑल चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण यहाँ पे ख़त्म होता है। सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट, सारे
चीज़ें हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर पढ़कर पसंद आया होगा, ठीक है? और कहीं समस्या तो फिर ज़रूर आप बताइएगा, कमेंट आपके लिए है, कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। सारे प्रश्नों को समायोजित करके हमने आपको बता दिया है। तो ये प्रश्नावली 4 जीबी आज हमारा द एंड हो गया। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप इसको प्रयास करिएगा, मेहनत करिएगा, आ जाएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ, ठीक है मेरे भाई? और पढ़ रहे हैं तो इसको आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोग भी जुड़ें। तो मेरे भाई बस अब आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अनुक्रमक श्रेणी जिसको बोलते हैं, अनुक्रमक श्रेणी, ठीक है? मतलब सीरीज और सीक्वेंस वहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस क्या होते हैं, एनाटर्म क्या होते हैं, एनवापद क्या होता है, ठीक है? सम ऑफ सीरीज क्या होते हैं, मतलब दो श्रेणी को कैसे जोड़ा जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए मेरे भाई पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।